काफ़ी दूर होने की वजह से संसाधन न होने के कारण हम लोगों का शिक्षा एजुकेशन रोक दिया जाता है क्योंकि हम लड़कियां हैं। कि आज़ादी संविधान ने तो बना दी है, लेकिन आज़ादी सिर्फ पुरुष जो होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी महिलाएं जो हैं वो नहीं कर रही हैं। हम जो हमारे गांव में जैसे सरकारी स्कूल जो नहीं है हमारे गांव में बनवाएगा किसी को देंगे, यानी किसी को वोटिंग है। कॉलेज या स्कूल दूर पढ़ने पर लड़कियों को रोका जाता है। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो ये जो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है, इस बीच में कहीं भी आपको राजकीय विद्यालय नहीं मिलेंगे। 8 के बाद उससे ऊपर की शिक्षा का कोई भी स्कूल या कॉलेज यहाँ पे। नमस्कार। मिर्ज़ापुर ज़िले के पडरी इलाके की पुतरिया गांव में हम हैं। माना जाता है कि किसी देश की संपदा वहाँ की युवा पीढ़ी होती है, और जिस देश की लड़कियाँ बहुत पढ़ी लिखी हों और सचेत और जागरूक हों, वह देश तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुकाम पाने की कोशिश करता है, पाता है। यहाँ जो हम बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारी ऐसी युवा साथी हैं जो पहली बार वोट करेंगी। वो राजनीतिक रूप से पहली बार वोट करने के विषय में क्या सोच रही हैं और वो अपनी ज़िंदगी और उसकी चुनौतियों को कैसे देखती हैं, उसी विषय में हम बात करेंगे। अपना नाम बताओ। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या भारती है और मेरे गांव का नाम पुतरिया है। पहली बार वोट करने जा रही हो जी। तो क्या सोच रही हो, कैसे लोगों को वोट देना है? जो हम लोगों के हित में रहे, मतलब जो हम लोग का भलाई सोचे, हमारे काम को या हमारे समाज को लेके चले, जो खुद का ना देखे, पूरे सारे लोगों का देखे, सबको लेके चले। और जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी मतलब कि काफ़ी दूर तक हम लोग के यहाँ शिक्षा के लिए कॉलेज या स्कूल नहीं है। तो पहली बात तो हम मांग करते हैं कि हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज हमें मतलब कि चाहिए। यदि हमारी मांगे पूरी होती है, जो प्रत्याशी हमारी मांगे पूरी करेंगे, हम उन्हें वोट देंगे। पहले जो स्कूल कॉलेज जा रही थी, कहाँ जा रही थी या अभी कहाँ जाती हो? वैसे हम लोग का कॉलेज दूर है हमारे घर से। कितनी दूर? काफ़ी 5-6 किलोमीटर दूर है, बट वो गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ीस के वजह से, काफ़ी दूर होने की वजह से, संसाधन न होने के कारण हम लोगों का शिक्षा एजुकेशन रोक दिया जाता है क्योंकि हम लड़कियां हैं। हम लड़कियों को लेकर काफ़ी चुनौतियां आती हैं, काफ़ी रोक टोक होती हैं कि हम बच्चियां इतना दूर कैसे जाएंगे, पैदल कॉलेज कैसे जाएंगे। और काफ़ी रास्ते में जंगल झाड़ी होने के से मतलब काफ़ी ऐसे लड़के भी होते हैं जो लड़कियों को रोक टोक मतलब छेड़छाड़ करते हैं। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के भी हम लोगों का शिक्षा रोक दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग का शिक्षा पूरा नहीं हो पाता। अभी कितनी पढ़ाई पूरी कर ली? जी, मेरा बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है। अच्छा। तो ये जो एक लड़की है और एक लड़का, दो माने लिंग भेद की वजह से दोनों के अनुभवों में ये फ़र्क होता है कि समाज में एक तो बहुत आराम से घूमता है और दूसरे के लिए बंधन होते हैं। वो बंधन जी। घर में और बाहर कितने तरह के बंधन हैं? बंधन को देखा जाए तो जैसे कि घर में भी काफ़ी रोक टोक होती हैं लड़कों और लड़कियों को लेकर। जैसे कि लड़कों को क्या होता है कि बाहर भेज दिया जाता है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए या खेलने के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए। और लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है क्योंकि वो लड़की हो, तुम लड़की, लोग कहते हैं तुम लड़की हो, तुम पढ़कर क्या करोगी, बाहर जाके क्या करोगी। और हम लड़कियों को घर में दबा के रखा जाता है। तो बस मेरा कहना इतना है कि हमें शिक्षा के लिए हमें हमारे एरिया में कॉलेज चाहिए, तो बस। मेरा नाम मीनू है। क्या कर रही हो अभी? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं इंटर में। तो सामाजिक कामों में भी दिलचस्पी रखती हो? जी। किस तरह का सामाजिक काम? ये मतलब कि सामाजिक काम इस तरह के जैसे कि जो लड़कियों को लेकर है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आगे पढ़ाई करके क्या करने का इरादा है? अभी तो इंटर में है और अभी तो बीए करेंगे, उसके बाद बीए करेंगे तो उसके बाद और सोचेंगे कि क्या करना है।
एक लड़की के तौर पर तुम्हारे गांव और विद्यालय के बीच में कैसा माहौल है, कि किस तरह की समस्याएं हैं? हमारी तरफ तो समस्याएं ये है कि जो कॉलेज या स्कूल दूर पढ़ने पर लड़कियों को रोका जाता है। उनको 8 तक पढ़ाकर उनकी एजुकेशन या पढ़ाई छुड़ाने लगते हैं या बोलते हैं कि आप इतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है। तो वहाँ कैसे पहुँचती हो, बस से या साइकिल से या नहीं, कैसे? साइकिल से। अच्छा, तो अभी 12वीं तक की पढ़ाई जो किया, इन तमाम सारी बाधाओं को दूर करते हुए जी। क्या क्या बाधाएं पार की, कुछ उसका अनुभव बताओ। और उसका अनुभव जैसे कि हम खुद पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे हमें खुद रोकना शुरू किए कि आप इतना दूर कैसे जाएंगे पढ़ने के लिए, ना कोई संसाधन है और फीस इतना बेशी लगने के कारण भी। तो हमारे इधर फिर मैंने अपनी मम्मी पापा से बोले कि अभी हम जितना पढ़ना चाहते हैं अभी हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद चुनौतियाँ तो बहुत आई कि घर में से बाहर से भी चुनौतियाँ आई कि आप पढ़ाई मत कीजिए। अच्छा, फिर लेकिन तुमने यहाँ तक पढ़ाई की, जी। तो कैसे कर लिया, उनके विरोध में जाकर? नहीं, मम्मी पापा से मैंने उनसे बोले कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, हमारी 3 बहनें हैं, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो वो भी हमारे साथ साथ करेंगी। तो आगे क्या इरादा है, क्या बनने का इरादा है? आगे बनने का इरादा तो वैसे हमारा है कि जैसे कि है पुलिस में जाने का, लेकिन उससे सोच मेरा अलग है। एक और है कि जाके हम समाज में जो लड़कियां हैं जो दबा के रहती हैं या फिर उन्हें बाहर आने जाने से रोकते हैं, वो भी आगे चले पढ़ाई करें। जी नमस्ते, मेरा नाम अंजुना है। अभी क्या करती हो? मैं 11th में हूँ। अच्छा, तो कहाँ पढ़ने जाती हो? मैं तो दूर जाती हूँ पढ़ने, क्योंकि हमारे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। इस कॉलेज? यस। तो फिर वहाँ कैसे जाती हो? पैदल जाते हैं। पैदल? मतलब इतनी दूर तो पैदल जाने का मतलब हो गया 2 घंटा। यस। लेकिन उतनी दूर पैदल चली जाती हो 15 किलोमीटर? जी। अकेले पैदल जाती हो या और भी लड़कियां हैं? नहीं, और सारी लड़कियाँ हैं जो साथ में जाती हैं, उनके साथ में ही जाते हैं। तो आगे पढ़ के क्या करने का इरादा है? आगे मैं पढ़ के मैं चाहती हूँ, मैं समाज में काम करती हूँ, मेरा सपना है कि मैं समाज सेवा करूँ और समाज सेवा में सफलता हूँ। अभी यहाँ पर हो इस गांव में, जी। तो लगता है सामाजिक काम से ही आई हो। यस। तो यहाँ किस तरह का सामाजिक काम कर रही हो? यहाँ मैं समाज में जो कामें कर रही हूँ, जैसे कि जो लड़कियों के साथ जो रोक टोक भेदभाव होता है, और हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ रोक टोक भेदभाव ना हो। तो ये लड़ाई तो लंबी है, क्योंकि लोगों की धारणा बनी हुई है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, उनको कोई बरगलाएगा, इसलिए उस तरह तरह की धारणाएं हैं और उनके खिलाफ जो है हथियार के तौर पर काम आती हैं। यस। तो कैसे इस पूरे जो ये पूरा जो मामला है उसको कैसे हल करोगी, क्योंकि ये तो लड़ाई का मामला है। यस। कैसे हल करोगी? तो मैं बातें करूँगी, जैसे उन लोगों को समझाएंगे, और लड़कियों के लिए जो जैसे कि जो छेड़खानी होता है, जैसे कि 1090 पे कॉल करके मदद ले सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पिंकला प्रजापति है। मैं ग्राम दाढ़ीराम से हूँ। क्या करती हो श्रृंखला? मैं इस समय तरंग परियोजना से जुड़कर किशोरियों के साथ काम कर रही हूँ। पढ़ाई कितनी की? मैं BA फर्स्ट ईयर है मेरा। अच्छा, तो अभी 2 तरफ ध्यान लगाने से पूरा काम हो जाता है, पूरी पढ़ाई या पूरा सामाजिक काम? जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति मतलब 2 काम कर सके, पढ़ाई साथ में। और पर जहाँ तक उम्मीद है कि लड़कियों को जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो कहीं कहीं हमने देखा है कि लड़कियों से समस्या आती हैं, तो उसके लिए मैं एक समाज सेवा, मेरा पहले से ही लक्ष्य था कि मैं समाज सेवा करूँगी। क्योंकि मैं जब इंटरमीडिएट में थी, पढ़ाई करती थी, तो रास्ते में आते जाते या कहीं भी देखती थी तो लड़कियों को हमारे क्षेत्र की यदि हम बात करें, दाढ़ीराम क्षेत्र या ये पूरे पडरी की बात करें, तो यहाँ शिक्षा का बहुत ही अभाव है। तो ऐसे जब पढ़ाई करते तो हमारे मन में एक विचार आया था कि हम लड़कियों को आत्मविश्वास मतलब दिलाना चाहते हैं कि वो खुद से पढ़ाई कर सके, मतलब वो घर से बाहर निकल सके। और जिसके लिए अभी तो मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी मेरा BA फर्स्ट ईयर है, तो हम उस पढ़ाई की तरफ से मतलब दूर जा चुके हैं थोड़ा सा एक समाज सेवा में, कि जो हमारे साथ हुआ वो अन्य लड़कियों के साथ ना हो, इसलिए समाज सेवा में लगी हूँ। तो अभी जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट देने का है? हाँ, वोट तो देना है, लेकिन उसके लिए हमारी कुछ मांगे भी हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि शिक्षा का अभाव है। इसका कारण यह है कि पहले तो समाज में तो लड़कियों को तो दूर तो जाने नहीं दिया जाता है, पहले से ही चली आ रही है। लेकिन एक और भी कारण है कि मतलब स्कूल नहीं है,
लड़कियों को स्कूल जाने के लिए 10 से 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। रास्ते में उन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद फिर तो जैसे कि अब हमारे क्षेत्र की बात करें तो इतने लोग मजबूत नहीं हैं कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। मान लीजिए हमारे घर से जो पडरी हम आते हैं पढ़ने के लिए, हम 12वीं तक की पढ़ाई अपनी पडरी आके 10 किलोमीटर दूर 12 किलोमीटर है, तो वहाँ पे आके हमने तो पढ़ाई कर ली थी क्योंकि हमारे माता पिता कुछ पढ़ाना चाहते, हमारे में वो इच्छा थी। लेकिन अन्य जो लड़कियाँ हैं, सबके माता पिता उतने जागरूक नहीं होते हैं, तो शायद वो इतना दूर ना भेज पाएँ। तो इसी को लेकर हमारा हमने एक निर्णय लिया है कि हम उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो हमारी मांगे पूरी करेगा। और हमारी मांगे यह है कि हमारे क्षेत्र में एक राजकीय इंटर कॉलेज होना चाहिए। निजी रूप से अपने जीवन और भविष्य को लेकर क्या सपना देखती हो? मेरा सपना तो यूपीएससी ही रहा है। तो लेकिन मैं यूपीएससी पहले से ही समाज सेवा है, तो मैं ये चाहती थी कि मैं यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी करके ही एक लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन के कि लड़कियां कर सकती हैं कुछ, इसलिए मैं समाज सेवा ही एक तरह से करना चाहती थी। अपना नाम बताओ। जी नमस्ते, मेरा नाम आकांक्षा कुमारी, मैं पुतरिया की रहने वाली हूँ। क्या करती हो आकांक्षा? जी अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्लास 12th में हूँ। अच्छा, तो अभी वोट देने की उम्र नहीं हुई कि हो गई? जी 18 साल की मैं तो हो गई हूँ, वोट लिस्ट में भी मेरा बन के आ गया है। बन के आ गया, तो इस बार चुनाव में वोट देना है? जी किसको वोट देना है? वोट हम लोग उसी को देंगे जो राजकीय स्कूल सरकारी यहाँ पे बनाएंगे, उन्हीं को इस एरिया में जो बनवाएंगे, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास इनकम नहीं है, वो बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें। लड़कियों की इतनी समस्या है और एक महिला यहाँ की सांसद रही हैं 10 साल, मंत्री भी रही हैं, तो उनसे अपनी बात कहने का कभी प्रयास किया लड़कियों ने? जी अब लड़कियों का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग इस समाज सेवा में मतलब कि तरंग मेरे सपने मेरे उड़ान जो मेरी समूह है, हम इसमें तो अभी 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो हमें अब जब हम बाहर निकल रहे हैं, किशोरियों के साथ जब बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, तब पता चल रहा है, तो हम लोग इसकी वजह से आवाज़ उठा रहे हैं ताकि यहाँ पे एक राजकीय स्कूल बने और किशोरियाँ सब जागरूक हो और सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें। दूर दूर स्कूल है जो कि उनके साथ कभी कुछ गलत हो जा रहा है, जो उसके वजह से कुछ लड़कियाँ भी नहीं जा पा रही हैं और वो डर भी रही हैं कि हाँ इतनी दूर स्कूल है तो होगा ही गलत उनके साथ। अगर एक पास स्कूल रहता तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं। उनके पास बहुत सपने हैं, लेकिन वो अपने सपने बस देख पाती मतलब सजा नहीं पाती, पूरा नहीं कर। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताओ कि कानूनी तौर पर लड़कियों के पास क्या हथियार है जिसका उपयोग अपने सुरक्षा के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए वो कर सकती हैं? कुछ पता है इसके बारे में? जी कानूनी तौर पे वो खुद उनके पास हथियार होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जब से आवाज़ नहीं उठाएंगे तब से उनके पास कोई हथियार नहीं होगा। अगर वो आवाज़ उठाएंगी अपनी सुरक्षा के लिए तभी होगा। और हम चाहते हैं कि अपने सुरक्षा के लिए हमारे साथ जितनी किशोरियां हैं और हमारे जितने माताएं हैं, बहनें हैं, सब साथ दें ताकि उन्हें आज़ादी मिल सके। आज़ादी संविधान ने तो बना दी है, लेकिन आज़ादी सिर्फ पुरुष जो होते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी महिलाएं जो हैं वो नहीं कर रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हर महिला आवाज़ उठाए और हम सब साथ में हैं। और हम चाहते हैं कि आप जैसे मीडिया वाले भाई भी जो हैं हमारा साथ दें ताकि किशोरियाँ आगे बढ़ें। और वो भी ऐसा कोई काम नहीं है जो कि लड़कियां महिलाएं नहीं कर पा रही हैं, वो ऐसा हर एक काम है जो महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन उन्हें करने का मौका ही नहीं दिया जाता है। उन्हें पहले से ही दबा दिया जाता है घर में कि आप ये काम नहीं कर सकती। ये दबाने के खिलाफ कैसे जो है वो लड़ेंगी, कैसे लड़ती हैं लड़कियां? अब लड़कियां तो ऐसे तो नहीं लड़ेंगी जब उनके साथ मतलब कोई तो होगा। जैसे हमारी संध्या दी हैं, हमें अभी हम भी घर से नहीं निकलते थे तो वो हमारा पूरा सपोर्ट की, तब जाके हम घर से निकलने लगे। अब ऐसे घर वाले तो हमारे नहीं हैं, लेकिन अगल बगल के लोग, गांव के लोग हैं जो कि किशोरियों को बाहर नहीं जाने देते हैं। तो जैसे कि वो हमारा सपोर्ट की हैं तो हम भी बाहर निकल रहे हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि हम उनका सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्हें उससे पहले उन्हें भी आवाज़ उठानी होगी। जब से वो आवाज़ नहीं उठाएंगी तब से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि वो भी आवाज़ उठाएं ताकि हम भी उनकी मदद करें और वो भी आगे बढ़ें। का नाम बा? मुन्नी देवी। का करलू? कुछ नहीं, मजदूरी वाला काम करी थे सर। अच्छा, घरे में कै बच्चा हैं तोरे? 2 बेटी हैं, 2 बेटा। 2 बेटी। बेटी का करेल इन सब? यही मेरी बेटी है। अरे तो बहुत बढ़िया है, तो एकदम बिल्कुल तेज तरार है। और इसको आगे कितना पढ़ाने का इरादा है? अरे सर हम तो सोच रहे हैं कि
जितना हो सके हम पढ़ाएं, लेकिन पढ़ा ही नहीं पाते हैं। क्या करें, हमारे तो जो इनके पापा तो है नहीं। अच्छा, पापा नहीं। हाँ, तो हम अपन कुछ ऐसे मजदूरी वाला काम कर कर इनको पढ़ा रहे हैं, पेट काट काट कर। कुछ लड़कियां हमारी कुछ करें, कुछ हमारा भी हो कि भाई इनकी माँ पढ़ा रही हैं, कुछ भी काम करके मजदूरी। जी। तो हम सोच रहे, लेकिन हमारे लोग के पास पैसा ही नहीं हो रहा था कि हम पढ़ा पाएँ। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है घर में, कैसे मैंने खर्च चलाने के लिए आप क्या मैंने मजदूरी के अलावा जो है मजदूरी मजदूरी में क्या करती हैं? मजदूरी में हम खाना बनाने जाते हैं। अच्छा, कहाँ मैंने स्कूल में? कैश फॉर इंडिया में। अच्छा, तो उसे इतना मिल जाता है पैसा कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं? हम 2 जगह काम करते हैं सर। अच्छा। 2 जगह काम करते हैं, एक जगह झाड़ू पोछा काम करते हैं डॉक्टरी में, एक जगह यहाँ 5-6 हज़ार रुपया दोनों तरफ से होकर हो जाता है। अच्छा। बाकी बच्चे क्या करते हैं? बाकी बच्चे छोटे छोटे हैं सर, एक छोटा बच्चा है। हाँ। तो छोटे छोटे तो हैं। सबको स्कूल भेजती हैं आप? हाँ भेजते हैं, तो लेकिन अब 8 तक पढ़ाकर हम कुछ करा नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि हमारे गांव में से सरकारी स्कूल इंटर BA तक का बन जाए, तो हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ कि आगे बढ़ सकें। बताइए कि अभी चुनाव सिर पर आ गया है, 1 तारीख को होगा चुनाव यहाँ पर ना, तो आप कैसी सरकार चाहती हैं? हम जो हमारे गांव में जैसे सरकारी स्कूल जो नहीं है हमारे गांव में बनवाएगा, उसी को वोट देंगे, ना हम किसी को वोट ही नहीं देंगे। शिवबली पाल मेरा गांव का नाम है खुटास साहू, जिला मिर्ज़ापुर। मैं एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि हमारे एक मांगे हैं, जो कि जिनको वोट देना है वो हमारी मांगे पूरी करेंगे तभी हम वोट देंगे। तो ये मांग कैसे उन तक पहुँचाएंगे? उन तक जितने भी प्रत्याशी हैं उन लोगों को हम अपने मांगे रखेंगे, अगर वो जो हमारा मांगे पूरी करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे गांव में प्रत्याशी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई जी, ये काम नहीं तो वोट नहीं। आपने कुछ ऐसा बैनर वैनर बनवाया, कुछ ऐसे आप लोग कर रहे हैं? अभी तो नहीं बनवाए हैं, फिलहाल जब प्रत्याशी आते रहेंगे तो बनवाना ही पड़ेगा। वोट देने की उम्र हो गई? जी पहली बार देंगे? नहीं, पहली बार देंगे। तो मैंने अभी क्या, जैसे सरकार का क्या खाका है दिमाग में? सरकार क्या तो कल्पना है? दिमाग में यही एक कल्पना है कि हम लोग का शिक्षा के अभाव, बहुत क्षेत्र हम लोग का पहाड़ी बहुत पीछे है, क्योंकि शिक्षा के लेकर बहुत लोग परेशान हैं। आज भी हमारे गांव में ऐसे बहन हैं, ऐसे भाई हैं जो कि शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाए हैं। उसी के लेकर हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम लोग का राजकीय इंटर कॉलेज चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रामू जागीर, मैं पहाड़ी ब्लॉक ग्राम पंचायत थानापुर से हूँ। और हम लोगों ने किशोर किशोरियों और अभिभावक के बीच में एक प्रत्याशियों को देने के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाया था, जो समस्या निकल कर आई थी। समस्या है कि गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है, और कार्य क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल है जिनकी फीस उच्चतम है, जिस कारण से अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। आगे है कि रोज़गार नहीं है, यातायात के साधन भी नहीं है, और दूर स्कूल होने के कारण किशोरियों को रास्ते में समस्या होती है, जिसके कारण अभिभावक किशोरियों को स्कूल भेजने में असमर्थ हैं, और इसलिए किशोरियाँ ड्रॉप आउट हो जाती हैं। और घर से स्कूल के रास्ते में सुरक्षा की कमी है, वो असहाय महसूस करते हैं कि हमारी किशोरियाँ जाती हैं तो उनका मतलब उनके मन में एक भावना रहती है कि छुट्टी कब हुआ, कब आएंगे, इस तरीके से उनको जब तक पहुँचने तब तो डर बना रहता है। और ये है कि एक रोज़गार की कमी है कि जैसे सरकार कहती है कि हम मनरेगा में 100 दिन का काम देंगे, तो साल में 365 दिन होता है, लेकिन मजदूरों को, जो ग्रामीण जनता है, उनको 100 दिन का काम मिल रहा है, लेकिन 100 दिन का काम मिलने के बाद भी उन लोगों को पूरा काम नहीं मिल पा रहा है। 100 दिन का काम तो कर रही सरकार, लेकिन 50 दिन या 40 दिन भी काम नहीं मिले, इसलिए रोज़गार के अवसर है कि इसलिए किशोर जो ड्रॉप आउट लड़के हैं कक्षार तक पढ़े, उनको भी मतलब कि स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं और पढ़ाने में दिक्कत आती है। तो ये हम लोगों ने डिमांड बनाया है, सभी लोग मिल के बनाया कि कोई प्रत्याशी आएगा तो हम ये मांग करेंगे कि हमारे 15 से 20 किलोमीटर जो हमारे पहाड़ी ब्लॉक का जो छोर है, 35 ग्राम पंचायत है, और पढ़ई से लेकर कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। तो इसलिए डिमांड बनाया कि हम लोगों ने ये कोई प्रत्याशी आएगा तो हम उन लोगों के बीच में ये अपना डिमांड रखेंगे कि हम वोट हम उसी शर्त पर देंगे जब हमारा यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज स्वीकृति करेंगे। पूछना तो थोड़ी धृष्टता होगी कि मैं संध्या जी से पूछूं कि आपका नाम क्या है। संध्या जी चुनार इलाके की बहुत जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और पडरी, पहाड़ा और डगमगपुर, ये सब इलाके, चुनार वगैरह सब जो है इनके
अपने कार्यक्षेत्र हैं। लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को लेकर इन्होंने लगातार काम किया है। आज संयोग से वे पड़री इलाके में हैं, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। संध्या जी, यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ पे अभी हम लोग एक परियोजना चला रहे हैं किशोरियों के साथ, उसका नाम है मेरे सपने मेरी उड़ान, जो हम लोग यहाँ के 15 गांव में कर रहे हैं, जिसमें हमारे किशोर भी हैं, बच्चे लड़के हैं, और 10 गांव में किशोरियों के साथ काम कर रहे हैं। इसमें मेनली हम लोग SR के मुद्दे को लेके काम कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण को लेके। कि हमने जब यहाँ काम शुरू किया था तो लड़कियों के अंदर बहुत मतलब एक दब्बूपन था, मतलब बात नहीं करती थी लड़कियाँ, गार्जियन भी लड़कियों के लिए बहुत बेपरवाह, जैसे मतलब उनका बहुत निगरानी नहीं था कि ठीक है लड़कियां हैं तो ठीक है, क्यों मीटिंग में क्या करने जाएंगी। तो हमें लगा कि यहाँ पे लड़कियों के साथ काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पे काम शुरू किया। और अभी मैं 15 गांव में किशोरियों के साथ में काम कर रही हूँ और 5 गांव किशोरों के लिए काम कर रही हूँ। लड़कियों की बेसिक समस्या क्या है यहाँ पर, जो आपने इतने समय से एसेस किया, क्या आपको लगता है? बेसिक समस्या अगर देखें तो अभी हमारी कुछ बच्चियों ने बताया भी। एक तो एजुकेशन सबसे बेसिक समस्या है, क्योंकि हमने देखा कि 5 और 8 ये 2 पड़ाव ऐसे हैं लड़कियों के जीवन में जो उनको ड्रॉप आउट कर देते हैं। 5 में तो कम है, लेकिन 8 के बाद ज़्यादातर लड़कियां ड्रॉप आउट मिलेंगी। आपको इक्का दुक्का परिवार से ही इंटर या BA की लड़कियां पढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस पूरे इलाके का, कि ड्रॉप आउट संख्या बहुत है। उसका जब हमने विश्लेषण किया कि क्यों इतनी लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं, तो 2-3 कारण मेरे समझ में आया। एक तो सबसे बड़ा समझ में आया कि अगर हम दाढ़ी राम इलाके से देखें, जो यहाँ से करीब 15, 17, 18 किलोमीटर दूर है पड़री से, अगर उससे और भी आगे जाएँ पहाड़ी ब्लॉक में, तो लगभग 20 किलोमीटर ही पड़री आने में लगेगा। तो ये जो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है, इस बीच में कहीं भी आपको राजकीय विद्यालय नहीं मिलेंगे। 8 के बाद उससे ऊपर की शिक्षा का कोई भी स्कूल या कॉलेज यहाँ पे नहीं है। तो एक सबसे बड़ा कारण ड्रॉप आउट। पड़री में भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो है कि पड़री में भी नहीं है सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय नहीं, जितने भी हैं सब प्राइवेट या प्रबंधकीय मान्यता प्राप्त है। तो इसमें भी फीस लगता है। तो अब अगर आप गार्जियन से बात करो कि बच्चों को आप पड़री पढ़ने भेजो, तो उनको उनके सामने 2-3 प्रश्न आते हैं जो हमसे करते हैं, जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। पहला सवाल करते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, ऑटो चलता है सिर्फ। वो ऑटो का भी अपना एक समय होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे समय से स्कूल से कॉलेज के समय से जाए। उनका अपना सवारी भरता है तो लेके जाएगा, उधर से सवारी भरता है तो लेके इधर आएगा। तो उनका ये कहना है कि एक तो हम फीस दें, बच्चों को स्कूल में प्राइवेट में पढ़ाएं तो फीस दें, जो 270-300 रुपये के लगभग लगता है। दूसरा 25 रुपया अगर हम दाढ़ी राम से देखें तो 25 रुपया पड़री आने का है, तो रोज़ तो 25 दूनी 50 रुपया वो बच्चे को दे। तीसरा है कि उतनी दूर से जो हमारी बच्चियां आएंगी तो उनका सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये 3 प्रमुख कारण उनके मतलब सुरसा की तरह मुँह बाए हुए समस्या, जिसका समाधान कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्रत्याशी के पता नहीं जहन में आता है कि नहीं आता, मेरे समझ में नहीं आता। इतने सालों से चुनाव हो रहे हैं, लोग सरकार बना रहे हैं, इस इलाके में घूम भी रहे हैं, इस इलाके के लोग भी हैं, लेकिन ये 3 समस्याओं पर उनकी नज़र जाती है कि नहीं जाती, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये 3 बड़ी समस्याएं, मुझे लगता है ये मेन समस्या है ड्रॉप आउट का। आपने जो बताया उससे ये है कि शिक्षा एक मार्ग है उनके आगे निकलने का, उनको उस दलदल से निकलने का, लेकिन शिक्षा बहुत महंगी है। तो ऐसे में फिर बहुत बड़ी संख्या ड्रॉप आउट की भी आपने बताया कि वो होती है, जो 5वीं में अगर 5वीं से आगे बढ़ गई तो 8वीं तक जरूर वो ड्रॉप आउट होती है। तो सामूहिक रूप से इसके खिलाफ संघर्ष करने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है, और सरकार से कैसे कन्वे किया जाए कि ये समस्या है? क्योंकि मिर्ज़ापुर या पूरा पूर्वांचल ही अगर कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के मामले में तो और भी पिछड़ा है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो ये है कि जब तक सभी लोग, गांव के लोग इस चीज़ों को समझें, और थोड़ा लोगों के अंदर डर भी है, और उस तरीके का डायरेक्ट कोई प्रत्याशी उनसे सवाल पूछता नहीं, बस वोट मांगने आए चले गए। तो हमें लगता है कि सभी लोगों को थोड़ा जागरूक होना होगा इस मुद्दे पे, कि अगर हमको अभी हमारे पास मौका है, चुनाव का समय है, हमारे पास मौका है, हम अपने प्रत्याशी को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप हमारे इलाके के प्रत्याशी हैं और किसी न किसी को तुमको दे के सरकार बनाना ही है। तो हम ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमारी बातों को
मान सकता है या हमारे भविष्य में हमारे लिए काम कर सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर सकता है। एक तो ये मोटिवेशन देने का ज़रूरत है गार्जियन को, लामबंद करने का ज़रूरत है गांव में लोगों को। और अभी हम लोग किशोरी समूह के और किशोर समूह के साथ ये बातचीत कर रहे हैं कि उनका क्या एजेंडा होगा इस चुनाव में। तो उन लोगों का भी यही मेरे समझ से, अभी बच्चों ने बताया भी और मेरे समझ से जो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे भी समझ में आ रहा है कि उनके अंदर भी ये जहन में बात है कि हमारे लिए स्कूल चाहिए, हमें और कोई चीज़ 5 किलो अनाज आप दो ना दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन हमें स्कूल चाहिए। तो अभी थोड़ा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि हम प्रत्याशी के सामने किस तरीके का डिमांड रखें, क्या डिमांड रखें जिससे हमारे प्रत्याशी हमारी बातों को मोटिवेट हो, सुने और हमारे इलाके में स्कूल नहीं हो तो एक कम से कम बीच में कहीं आप स्कूल दो, पडरी में दे दो, बीच में कहीं दे दो, लेकिन 2 स्कूल। तो उसके लिए किशोर और हमारे किशोरी समूह जो है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, डिमांड पत्र तैयार कर रहे हैं। अभी तो कोई प्रत्याशी हमें दिख नहीं रहा है मैदान में कि गांव में घूम रहे हैं, लेकिन अब 1-2 दिन में लोग आएंगे ही आएंगे, तो उनके सामने हम लोग वो डिमांड पत्र रख सकते हैं अपने समूह के माध्यम से। ये लड़कियों के स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो आम तौर पर क्या है यहाँ पर? एक तो स्वास्थ्य संबंधी जो मेरे समझ में समस्या आती है वो तो यहाँ के बच्चे एनीमिक हमको दिखाई देते हैं, महिलाएं भी एनीमिक हैं, किशोरियाँ भी एनीमिक हैं। और उसका मुख्य कारण यही कि रोज़गार का साधन यहाँ बहुत कम है। पत्थर खदान में लोग काम करते थे, वो भी आजकल बंद है। और कृषि तो पता ही है कि यहाँ से सारा कृषि, ज़्यादातर कृषि जो है वो वर्षा आधारित है और सबके पास सिंचाई का साधन नहीं है। वर्षा आधारित है तो जिसका वर्षा अच्छा हुआ तो किसानी अच्छी हुई, नहीं हुआ तो नहीं हुई। तो उस तरीके का मतलब है नहीं संसाधन लोगों के पास में, तो पोषण का बहुत कमी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से लोग एनीमिक हैं। और काम मेहनत वाला ज़्यादा काम करते हैं, तो उसकी वजह से जितना खान पान उनको मिलना चाहिए उस तरीके का मिलता नहीं। और अभी सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि जो हम लोग BHND गाँव में देखते हैं, जो सरकार का योजना है कि हर गाँव में BHND होगी और किशोरियों को धात्री और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार मिलेगा, तो किशोरियों का तो एकदम बंद है इस समय। धात्री महिलाओं और बच्चों को तो मिल रहा है, लेकिन किशोरियों वाला जो पोषाहार था बिल्कुल बंद है। हमें लगता है सरकार को उसको फिर से चालू करना चाहिए, क्योंकि किशोरियाँ भी हमारी बहुत सारी एनीमिक है, उसका प्रभाव है पढ़ाई, काम, हर चीज़ में उनका जो स्वास्थ्य धीरे धीरे कम होता है तो सुस्त हो जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बातें बताई। और यहाँ की बुनियादी समस्या गरीबी है, बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी, और उसके अलावा शिक्षा के लिए जो है कोई संस्थान नहीं है सरकारी, तो महंगी शिक्षा को पाने की भी एक बड़ी चुनौती है कि उसको कैसे पाएंगे। अभी हम पडरी के पास पतुरिया गांव में आए हैं और यहाँ हमने कई किशोरियों से बातचीत किया। उनमें से कई अब पहली बार वोट देने जा रही हैं और उनका अपना एक डिमांड उनकी एक है, उनका अपना एक एजेंडा है। वो चाहती हैं कि शिक्षा के लिए उनके पास अच्छे संस्थान, एक GIC यहाँ पर हो, और उसके अलावा सबसे जो ज़रूरी बात है इस इलाके को लेकर कहना कि यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर के दायरे में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं या मजबूर होती हैं इस बात को लेकर कि वो 8वीं या 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए आगे नहीं जा पा रही हैं। इन समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं कि वो जनप्रतिनिधियों से अपनी बात रखने का मन बना रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि अगर यहाँ आते हैं तब तो यह बात समझ में आती है कि वो अपनी बात रखेंगे, नहीं आएंगे, ऊपर से ही वोट पड़ने की बात तय होगी, तो ये एक चुनौती बनी रहेगी। मैं रामजी यादव, गांव के लोग से।